नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सीट एंड एजुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हम लोग का वीडियो है वो होने वाला है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि 12th HSC बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पे हम लोग का टारगेट रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स, जिसमें हम लोग इन डिटेल चेक करेंगे कि कौन से टॉपिक्स आपको करके जाने हैं और कौन से टॉपिक्स आप स्किप कर सकते हो। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, एंड तक देखना, स्किप मत करना, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना, सो दैट ये वीडियो का बेनिफिट हर एक को होना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ आवर न्यू चैप्टर, अ न्यू इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, दैट इज योर HDA हैलोजन डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर। अब ये जो हैलोजन डेरिवेटिव वाला चैप्टर है, इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको चीज देखने मिलेगी दैट इज योर क्लासिफिकेशन वाला पार्ट। एंड क्लासिफिकेशन में भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे आपको देखने मिलता है। एक रहेगा अलाइलिक हैलाइड, जिसमें हैलोजन एक ऐसे कार्बन को अटैच है जो कि डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन, दिस इज sp2 एंड दिस इज sp3। सो जब sp2 के बाजू वाले sp3 कार्बन का हैलोजन अटैच होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलाइलिक हैलाइड। सिमिलरली बेंजाइलिक हैलाइड भी सेम ही होता है कि डबल बॉन्ड वाले sp2 कार्बन के बाजू वाले कार्बन को, दैट मींस sp3 को हैलोजन अटैच होता है। द डिफरेंस इज इन द चेन। ये है तुम लोग का स्ट्रेट चेन और ये है तुम लोग का रिंग स्ट्रक्चर। तो जब ऐसा होता है तो यही तुम लोग को आपको अलाइलिक एंड बेंजाइलिक कहा जाता है, और यही आपको एमसीक्यू या फिर 1 सेंटेंस में पूछा जाएगा। ये होने के बाद आपको यहाँ पे विनाइलिक हैलाइड के ऊपर भी फोकस करना है। विनाइलिक हैलाइड भी आपको पेपर में पूछा जाता है। सो ये हो गया, और ये हो जाने के बाद हैलोअरीन्स भी आपको एक बार देख के जाना। ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मार्क के लिए एंड 2 मार्क के लिए आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो आपका प्रिपरेशन है वो है ग्रूव्स प्रोसेस। नेम रिएक्शन है जिसमें आपको लूकास रिएजेंट क्या होता है वो भी समझना है, उसका स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको समझना है। रिएक्टिविटी ऑर्डर समझने के बाद जैसे मैंने बताया व्हाट इज लूकास रिएजेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस ZnCl2 पुट टुगेदर इज नोन एज लूकास रिएजेंट। तो ये आपको 100% पूछा जाने का चांस है, ये आपको याद रखना है, ये हमेशा आपको पूछा जाता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं और आगे चेक करते हैं और क्या चीजें हम लोग को देखने मिलती है। तो इसमें ना आपका ना और एक प्रिपरेशन है जो कि है फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड बाय यूजिंग अ थायोनिल क्लोराइड। अब ये मेथड क्यों इतना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें ना हम लोग को एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है सेपरेशन करने के लिए। व्हाई ऐसा मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट्स है ये बाय प्रोडक्ट्स गैसियस फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं, और इफ अगर बाय प्रोडक्ट्स गैसियस फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं तो यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। किस चीज के लिए, तो किस चीज के लिए, इसका मतलब है कि तुम लोग का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट तुम लोग को प्योर फॉर्म में मिल रहा है। सो दैट्स व्हाई ये जो मेथड है ये बेस्ट मेथड कहा जाता है फॉर प्रिपेयरिंग अल्काइल क्लोराइड्स। ओके चलो आगे चलते हैं, और आगे जाके ना तुम लोग को एक चीज देखने मिलती है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। एक है फिंकलस्टीन और एक है स्वार्ट्ज रिएक्शन। नाउ व्हाट इज फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन? Finkelstein and Schwarz reaction are two types of halogen exchange reaction. Halogens का exchange होगा, so ये that's why बहुत ज्यादा important है, name reactions है Finkelstein and Schwarz reaction. Okay, याद रखना ये चीज। इसके बाद ना एक और यहाँ पे है जो कि आप आगे और देखोगे, that is your Sandmeyer reaction। 13th चैप्टर में हम लोग इसके बारे में और पढ़ने वाले हैं, सो फिलहाल के लिए याद रखो Sandmeyer reaction भी आपको अच्छे से करना है। ओके आफ्टर दिस व्हाट यू हैव टू डू, हाँ ये वाला एक फिजिकल प्रॉपर्टी करके जाओ, मेल्टिंग पॉइंट का सीक्वेंस एंड बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, ऑर्थो का, फिर किसका होता है, पैरा का, एंड लास्ट में किसका आता है, मेटा का। ये किसका सीक्वेंस है, बॉइलिंग पॉइंट का। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट का सीक्वेंस बताऊं तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होता है, पी का, फिर होता है ऑर्थो का, एंड लास्ट में क्या आता है, एम का। सिर्फ ये दोनों को इंटरचेंज करना है। सो दिस इज योर सीक्वेंस फॉर बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डाई हैलो डेरिवेटिव्स ऑफ योर अराइल हैलाइड। ओके चलो नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग चेक करते हैं। इसके बाद आपको ना कुछ डेफिनेशन देखने मिलेंगे। जैसे फर्स्ट डेफिनेशन आपको यहाँ पे देखने मिलता है कायरल कार्बन का डेफिनेशन।
जब एक कार्बन को 4 अलग अलग ग्रुप्स अटैच होते हैं तो उसको हम लोग कायरल कार्बन बोलते हैं। इसी का डेफिनेशन आपको पूछा जाएगा। अब कायरल कार्बन एक होता है कायरल मॉलिक्यूल और एक होता है कायरल मॉलिक्यूल, मतलब जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है, सो दैट इज नोन एज कायरल मॉलिक्यूल। सो ऐसे डेरिवेशन सॉरी डेफिनेशंस आपको घुमा घुमा के पूछे जा सकते हैं। ओके, उसके अलावा यहाँ पे एक और डेफिनेशन आपको देखने मिलता है, दैट इज योर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बाद आपको एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट का डेफिनेशन मिलता है, जो कि नीचे आपको दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का डेफिनेशन करना है, ये डायग्राम आपको करके जाना है। यस, वन मोर इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको ना निकोलस प्रिज्म करके बताया। सो ये जो निकोलस प्रिज्म है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निकोलस प्रिज्म मतलब क्या होता है? निकोलस प्रिज्म मतलब ये पोलराइजर होता है। ये क्या करता है, जो आने वाली लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट, उसके प्लेन को सिर्फ एक ही प्लेन में कन्वर्ट करेगा, और जो प्लेन है परपेंडिकुलर रहेगा तुम लोग के डायरेक्शन ऑफ लाइट, और लाइट के, दैट मींस जो लाइट का डायरेक्शन है उससे ही परपेंडिकुलर मूव होगा, दैट इज नोन एज योर निकोलस प्रिज्म। अब निकोलस प्रिज्म के ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा? निकोलस प्रिज्म के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि निकोलस प्रिज्म एक्चुअल में बना किससे है। तो निकोलस प्रिज्म जिससे बना हुआ है यहाँ पे आपको बताया गया है। निकोलस प्रिज्म इज मेड अप ऑफ अ क्रिस्टलाइन फॉर्म और कैल्साइट विच इज नोन एज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। सो ये आपको याद रखना है, ये आपको सीईटी में भी पूछा जा सकता है या फिर बोर्ड्स में भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा जब हम लोग आगे देखते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी का एक डेफिनेशन है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स का एक डेफिनेशन है, ऑप्टिकल रोटेशन का एक डेफिनेशन है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ये आपको जो डेफिनेशंस में बता रहा हूं, ये डेफिनेशंस आपको 100% करके जाने हैं, क्योंकि ये डेरिवेशंस में से एक या दो डेरिवेशंस आपको दो मार्क के लिए पूछे जाते हैं। 2 डेरिवेशन 2 मार्क के लिए, ऐसा क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में देखने मिलता है। सो ये डेफिनेशंस हो जाने के बाद आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं इनैंशियोमर मिलेगा। उसके अलावा आपको एक रैसिमिक मिक्सचर करके डेफिनेशन है, जिसमें हम लोग इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लिवोरोटेटरी कंपाउंड लेते हैं, बिकॉज ऑफ विच द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर इज मतलब वहां पे ऑप्टिकल रोटेशन नहीं देखने मिलता। सो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन कंक्लूड दैट द रैसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आफ्टर ऑल डेफिनेशन वाला पार्ट विल मूव फर्दर, एंड वहां पे हम लोग को देखने मिलता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल ऑफ दिस चैप्टर। दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रख, एक एमसीक्यू पक्का या फिर 1 सेंटेंस या फिर 2 मार्क का तुझे क्वेश्चन इसमें से पक्का आएगा। सिंपल है, तुझे अल्काइल हैलाइड्स दिए हुए हैं, ये न्यूक्लियोफाइल्स दिए हुए, रिएजेंट्स दिए हुए हैं, एंड तुझे प्रोडक्ट में सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलने वाला है। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी तुझे बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से सुनना। देख यहाँ पे एक दिया हुआ है 5th वाला, 6th वाला, 7th वाला एंड 8th वाला। ये जो 4 है ना आखिर के, इसमें से ये एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि तुझे ना रिएजेंट बदलने के बाद तेरा मेजर प्रोडक्ट जो है ना, मेन प्रोडक्ट जो है ना, वो डायरेक्टली चेंज हो रहा है। कैसे? यहाँ पे मैंने लिया KCN, क्या लिया? KCN, प्रोडक्ट में क्या मिला? साइनाइड। अगर मैंने लिया AgCN, जहां पे भी Ag आएगा वहां पे अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड कौन बनाएगा? अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन। तो यहाँ पे तुझे मिलेगा प्रोडक्ट में अल्काइल ग्रुप के साथ नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया, तो प्रोडक्ट में मिलेगा आइसोसाइनाइड। यहाँ पे तूने क्या लिया? पोटेशियम नाइट्रेट, तो प्रोडक्ट में तुझे क्या मिला? अल्काइल नाइट्रेट। लेकिन तूने AgNO2 लिया, सिल्वर नाइट्रेट लिया, तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? नाइट्रो अल्केन, नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्या याद रखने का? जब भी तुझे सिल्वर दिया रहेगा तो उसके इसमें बॉन्ड कौन बनाएगा? नाइट्रोजन बनाएगा। किसके साथ? अल्काइल ग्रुप के साथ। सो ये जो 4 रिएक्शंस है, चारों में से एक रिएक्शन कंपलसरी पूछा जाएगा, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? यस, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, योर SN1 एंड SN2 रिएक्शन। सो आपको पूछा क्या जाएगा? डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2, दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन करके जाना है। इंपॉर्टेंट है, आता ही है पेपर में, ठीक है? डिफरेंस बिटवीन हो गया। डिफरेंस बिटवीन हो जाने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज क्वेश्चन, हाँ ये देख, ये क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 10.5, वेरी इंपॉर्टेंट। याद करके जा, समझ के जा। SN2 एंड SN1 का ना ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है, वो रिएक्टिविटी के ऑर्डर के बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये करके जाना है, बहुत इजी है। अगर तुम लोग को इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ, PYQ लिख के, क्योंकि PYQs जो हम लोग आगे एक सीरीज लाने का सोच रहे हैं,
उसमें ये सब चीजें कवर होगी। सो इफ यू वांट सच थिंग्स यू कैन कमेंट डाउन PYQ। जैसे ही PYQ देखेंगे हम लोग को एक मोटिवेशन मिलेगा एंड विद दैट मोटिवेशन विल पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर यू गाइज। और आपके लिए जब हम एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करेंगे तो अल्टीमेटली आपका बेनिफिट होगा। सो ये चीज याद करनी है, आपको याद में रखनी है जो मैं बता रहा हूँ। एंड उसके बाद हम लोग को एक नेम रिएक्शन देखने मिलता है जो है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। ये करना है, इसमें सेटजेफ रूल है। सेटजेफ रूल 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा, सेटजेफ रूल। ओके, उसके अलावा यस दिस पेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग ना 3 रिएक्शंस देख रहे हैं। पहला है वर्ड्स रिएक्शन, दूसरा है फिटिक रिएक्शन एंड तीसरा है वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। तीनों नेम रिएक्शंस है। तीनों के तीनों नेम रिएक्शंस एक ही सिंगल क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, गारंटी। ठीक है, सो ये तीनों रिएक्शंस सॉरी अच्छे से करके जाने। इसके अलावा जब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर, वहां पे हमें ना कुछ और यूजेस वाला पार्ट अपने को देखने मिलता है, जिसमें आपको याद रखना है कि जो क्लोरोफॉर्म होता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म जो होता है जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो एयर में होता है ऑक्सीजन, एंड जब क्लोरोफॉर्म एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो हम लोग को क्या मिलता है, एक पॉइजनस कंपाउंड मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोस्जीन गैस। And to avoid the formation of phosgene gas, we have to store the chloroform in a airtight container. That means हम लोग को क्लोरोफॉर्म को एयर के कांटेक्ट में लाने से बचाना है। क्यों? क्योंकि जब वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो एक पॉइजनस गैस बनाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं फोस्जीन गैस, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। सो इसीलिए हम लोग को क्लोरोफॉर्म को कहां पे रखना है, एक ऐसे कंटेनर में जहां पे एयर नहीं एंटर कर सकता, दैट इज एयर टाइट कंटेनर। ओके, चलो आगे जाते हैं। और एक चीज आपको याद रखनी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज योर DDT। DDT स्टैंड्स फॉर डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। अब ये जो DDT का स्ट्रक्चर है, अब इसको तुम लोग कैसे याद रख सकते हो, मैं यहाँ पे तुम लोग को बताता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। DDT ना, सो DDT का स्ट्रक्चर कैसे याद रखने का, ध्यान से देख। एक आदमी है, कौन है, एक आदमी। ठीक है, उसका क्या है, देखिए उसका है ना, ये एक सर है, क्या है उसका, एक सर, हेड। ठीक है, उसका एक सर है, उसके 2 हाथ है। ठीक है, ये 2 हाथ आ गए। उसके बाद ये क्या है, ये पूछना मत। उसके बाद ना उसके 2 पैर है, क्या है उसके 2 पैर। अब वो 2 पैर जो है ना, उसको हो गया है फिलेरियासिस। क्या हो चुका है, फिलेरियासिस। व्हाट इज फिलेरियासिस? फिलेरियासिस का मतलब होता है हत्ती रोग। हत्ती रोग में क्या होता है, उसके जो पैर होते हैं, लेग्स जो होते हैं, वो स्वोलन अप हो जाते हैं, सूज जाते हैं, फूल जाते हैं, जिसकी वजह से उसके पैर जो है वो कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। ठीक है, ये हो गए उसके पैर। अब ये उसके पैर हो गए। अब उसके पैर जो थे, उसके पैर तो सूज गए हैं, लेकिन उसके जो बोलते हैं ना पंजे है, मतलब पैर जो है, पैर के जो पंजे है वो तो दिखने चाहिए ना, तो वो कैसे दिखेंगे, कुछ इस तरीके से दिखेंगे। समझ में आया? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ DDT। किसका स्ट्रक्चर है ये, DDT। फिर से बता दो, ध्यान से सुन, समझ में आना चाहिए। क्या बोला देख, एक सर बनाने का, उसके 2 हाथ बनाने के, उसके बाद क्या करने का, उसके बाद ना उसके 2 पैर बनाने के, और वो 2 पैर को क्या हो चुका है, फिलेरियासिस, सूज चुके हैं, वो बना दिया। उसके बाद उसके पंजे बनाने के, यहाँ पे एक पंजा बनाया, यहाँ पे एक पंजा बनाया, खत्म बात, स्ट्रक्चर ऑफ DDT खत्म। समझ में आया? वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखना ये चीज। ओके, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये चैप्टर अपना खत्म हो गया, और ये चैप्टर खत्म होने के बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अब अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में भी सेम चीज हम लोग को क्लासिफिकेशन में याद रखनी है। क्या है वो सेम चीज? तो हम लोग को याद रखना है कि जो अलाइलिक अल्कोहल होता है वो क्या होता है, बेंजाइलिक अल्कोहल जो होता है वो क्या होता है, एंड विनाइलिक अल्कोहल क्या होता है। सो ये जो 3 चीजें है, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। फिर इंपॉर्टेंट एक आपका कार्बिनॉल सिस्टम आता है। कार्बिनॉल सिस्टम का आपका ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, दिस यूज योर ब्रेन पावर। सो कमेंट डाउन, और यहाँ पे कार्बिनॉल सिस्टम जो है उसमें तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। मैं बता देता हूँ, कार्बिनॉल मतलब होता है ऐसा कार्बन जिसको OH अटैच हो। सो कार्बन एंड उसको जो OH अटैच है, पुट टुगेदर नोन एज कार्बिनॉल। तो तुझे बनाना क्या है, इसमें तुझे बनाना है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का नाम बनाना है, नाम लिखना है इन टर्म्स ऑफ कार्बिनॉल सिस्टम। सो कार्बिनॉल सिस्टम में C एंड OH पुट टुगेदर नोन एज कार्बिनॉल। सो तुझे टर्शियरी जो ब्यूटाइल अल्कोहल है
उसको तुझे कन्वर्ट करना है कार्बेनॉल सिस्टम में। कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलो ये हो गया। ये हो जाने के बाद तुम लोग को यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टेबल देखने मिलता है जो कि कॉमन नेम का है एज वेल एज IUPAC का है। देखो बच्चों, मेरे पे विश्वास करो, ये जो टेबल है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन पूछता है, और ये साल भी जो बोर्ड एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। सो इसीलिए बोल रहा हूँ, बाकी पूरे चैप्टर में से कुछ करो ना करो, लेकिन ये वाला जो टेबल है ये इतना अच्छे से करना है कि अगर सामने वाले ने कोई भी क्वेश्चन पूछा, कैसे भी क्वेश्चन पूछा, तो हमारा आंसर करेक्ट निकलना चाहिए। सो क्या क्वेश्चन पूछेंगे, आपको कॉमन नेम दे देंगे, आपको पूछेंगे IUPAC बताओ, आपको IUPAC दे देंगे, बोलेंगे कॉमन नेम बताओ, आपको स्ट्रक्चर दे देंगे, बोलेंगे IUPAC भी बताओ और कॉमन नेम भी बताओ। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको ये टेबल से बनते हैं, बहुत ही इजी है, समझना है अच्छे से और इसको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। ये हो गया। ये हो जाने के बाद आप जब आगे बढ़ते हो तो आपको इसमें और क्या चीजें देखने मिलती है, ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको यस, हाँ, यहाँ पे आपको ना ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन वाला एक रिएक्शन देखने मिलता है। ये टेबल याद रखना है। जब मैं फॉर्मल्डिहाइड लेता हूँ तो मुझे मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल, अगर मैं अल्डिहाइड लेता हूँ तो 2 डिग्री मिलता है, अगर मैं कीटोन लेता हूँ तो मुझे 3 डिग्री मिलता है। इन जनरल क्या होता है ना, इन जनरल अगर मैं अल्डिहाइड लेता हूँ तो मुझे प्रोडक्ट में 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, अगर मैं कीटोन लेता हूं तो मुझे प्रोडक्ट में 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करता हूं तो अल्डिहाइड से मुझे 2 डिग्री मिलता है एंड कीटोन से मुझे 3 डिग्री मिलता है। अगर मुझे 1 डिग्री अल्कोहल चाहिए, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ऐड फॉर्मल्डिहाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और यू हैव टू ऐड इपॉक्साइड विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Okay, further we'll move towards the preparation of phenol, in which you have number of name reactions. The first one is Dow's process and the second one is from cumene. तो ये important name reaction है, ये आता ही है पेपर में। Okay, yes, now we'll move towards one of the important question, and that question is acidic कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अल्कोहल और फिनॉल में से ज्यादा एसिडिक कौन है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। सो इसका आंसर है फिनॉल। फिनॉल ये ज्यादा एसिडिक है क्योंकि जो फिनॉल का डिसोसिएशन के बाद जो आयन मिलता है विच इज नोन एज फिनॉक्साइड आयन is stabilized by number of resonating structures. So more the number of resonating structure, more is the stability. So जितना ज्यादा resonance यहाँ पे हम लोग को देखने मिलेगा फिनॉक्साइड आयन का, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी उसका इंक्रीज होता है। So that's why in alcohols there is absence of resonance, while in case of phenols there is presence of resonance and we have number of resonating structures. Because of that the phenol is more acidic than अल्कोहल। इसी के बेसिस पे तुम लोग को एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 11.5। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ये आपको आएगा ही आएगा, इसलिए इसको इतना अच्छे से करके जाओ कि ये छूटना ही नहीं चाहिए, ठीक है। सो दिस प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वाला पार्ट, एंड यहाँ पे एक और नेम रिएक्शन देखने मिलता है विच इज नोन एज ईस्टरिफिकेशन। ये ईस्टरिफिकेशन भी आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। ईस्टरिफिकेशन के बाद यहाँ पे आपको एस्पिरिन का एक रिएक्शन दिख रहा है जो आपको करना है। एस्पिरिन कैसे बनता है वो आपको यहाँ पे समझना है, ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपको मिलेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन के बाद यस, हाँ, यहाँ पे आपको दो नेम रिएक्शंस देखने मिलते हैं, एक है रिमर-टीमन रिएक्शन एंड एक है कोल्बे रिएक्शन। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है, तो ये दोनों नेम रिएक्शंस को हम लोग को नहीं स्किप करना है। उसके अलावा जब मैं हैलोजिनेशन वाला पार्ट देखता हूँ तो जब मैं H2 के साथ रिएक्ट करता हूँ तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है, और अगर मैं CS2 के साथ मैं सॉल्वेंट चेंज कर दिया तो मुझे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है, इधर ऑर्थो मिलेगा नहीं तो पैरा मिलेगा। सो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। यस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? ये पेज ही पूरा इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? देखना, सिर्फ टेम्परेचर के बेसिस पे तेरा प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। सो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ना, सामने वाले के लिए कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेगा वो तुझे कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो प्रोडक्ट भी चेंज हो रहा है, बता कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये याद रखना है, जब मैं कम टेम्परेचर लेता हूँ तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, ज्यादा टेम्परेचर लेता हूँ तो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। चलो नेक्स्ट,
यस सो नाउ विल मूव टुवर्ड्स द ईथर वाला पार्ट एंड उसमें हम लोग का एक और नेम रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस के ऊपर एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है जिसको आप कतई मिस नहीं कर सकते, बिकॉज वो मिस कर दिया तो आपका मार्क्स कटने का चांस है क्योंकि ये पेपर में आने वाला है। प्रॉब्लम नंबर 11.9। देखो बच्चों, जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो थोड़ी सोच समझ के थोड़ा सा स्टडी करके मैं बता रहा हूँ, दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको करके ही जानी है, ये स्किप ही नहीं कर सकते बिकॉज इसमें से ही क्वेश्चन आपको आने वाला है। सो ये 11.9 प्रॉब्लम नंबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हेन वी मूव फर्दर वी विल सी कि आपको ना यहाँ पे एक एनिजोल वाला रिएक्शन देखने मिलेगा। ओके, दैट एनिजोल वाला रिएक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, ये हो गया। देन कुछ आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एक देखने मिल रहा है, ये भी आपको एक नेम रिएक्शन है। उसके बाद ना कुछ यूजेस है, यूजेस के ऊपर आज सच ज्यादा आपको पूछेंगे नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट जहां पे हम लोग ने 2 चैप्टर्स कवर किए। नेक्स्ट वाला जो वीडियो रहेगा वहां पे हम लोग फर्दर जो ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स बचे हुए हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये सारी चीजें जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, अगर इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो आपको PYQs में मिलने वाला है। और अगर वो PYQs के वीडियोस आपको चाहिए सो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ PYQ, सो वी विल वर्क आउट, हम लोग सोचेंगे और हम लोग उसके ऊपर ट्राई करेंगे 100% कि वो आपको प्रोवाइड कर सके। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो। थैंक यू।